हमारा भारत दुनिया में सबसे पहले अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए मशहूर है। यहाँ के हर राज्य अपनी अपनी अनोखी कला शैली के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं में से कुछ अनोखी कला शैली का भंडार है उत्तर प्रदेश। यहाँ हस्तशिल्प से लेके साड़ियाँ बनाने तक, शिल्पकारी से लेके लकड़ियों के खिलौने तक के कारोबार को वंशानुगत और परंपरागत तरीके से बनाया जाता है। हमारी हस्तकला उतनी ही पुरानी है जितने हमारे वेद पुराण। और ये ना ही सिर्फ लोगों का कारोबार था, बल्कि एक परंपरा थी जो क्षेत्रीय लोगों के लिए तो था ही, और साथ ही साथ रेशम मार्ग के माध्यम से विदेशों में भी निर्यात होता था। पर समय के साथ आधुनिक तरीके आते गए और इन हस्तकला को बाजार में कहीं पीछे छोड़ते गए। धीरे धीरे प्लास्टिक से बने खिलौनों का प्रचलन बढ़ता गया और ये लकड़ी से बनी वस्तुएं कहीं लुप्त होने लगी। लोग मशीन वाली चीजों को ज्यादा महत्व देने लगे और एक समय ऐसा आ गया कि ये कला विलुप्त होने चली गई। बनारस की लकड़ी के सामान के लिए लोग ये बोलने लगे कि अब ये मिलता कहाँ है। पर तभी कुछ लोगों ने इस घटती हुई कला को वापस नया जीवन देने के बारे में सोचा और ये ठान लिया कि बरसों पुरानी इस कला को ऐसे ही खत्म नहीं होने देंगे। उनका ये लक्ष्य था कि भारत को हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे। इन लोगों में सबसे पहला नाम है डॉक्टर रजनीकांत, जिन्होंने वुडन इंडस्ट्रीज को GI सर्टिफिकेशन दिलवा के इस हिडन इनोवेशन को लोगों के सामने लाया, जिसमें नाबार्ड ने काफी आर्थिक मदद की, जिससे लोगों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए सहयोग मिला। WTO के एग्रीमेंट के बाद में जब विश्व बाजार खुला, पूरी दुनिया का सामान एक दूसरे जगह से आना शुरू हुआ, तो हमारे देश में भी एक बड़ा खतरा, खासतौर से वाराणसी वुडन लेकर जो लकड़ी के खिलौने बनारस के थे, उनका एक कंपटीशन शुरू हो गया प्लास्टिक के, फाइबर के, नकली फेक खिलौने उस तरह के। और हमको कहने में कोई संकोच नहीं है कि चाइना जैसे महत्वपूर्ण देश ने बड़ा नुकसान किया। फिर हमने नाबार्ड से आग्रह किया कि नाबार्ड चूंकि आजीविका के मुद्दे पे काम करता है, रोजी रोटी के मुद्दे पे काम करता है, डेवलपमेंट के मुद्दे पे काम करता है, तो हमने नाबार्ड से कहा कि अगर ये परंपरागत चीजें बचेंगे नहीं, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, तो पहले प्रोटेक्शन होगा तब तो प्रमोशन होगा। तो फिर नाबार्ड को एक हमने प्रस्ताव बना करके हमने भेजा और नाबार्ड ने फिर 5 हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट के GI कराने के लिए ये सहयोग प्रदान किया ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन को। और इस तरह से एक बार फिर इस कला को नई सांस मिली, नया जीवन मिला, ताकि ये एक बार फिर लोगों के घरों का चूल्हा जला सके। इस कारोबार में लोग बचपन से जुड़े होते हैं, कोई 5 साल, कोई 12 साल, और घर के हर सदस्य हाथ बटाते हैं। पर अब बहुत ही कम युवा पीढ़ी अपनी पढ़ाई पूरी करके इस उद्योग में वापस जुड़ती है। लेकिन इस हिडन इनोवेशन को GI मिलने के बाद लोगों में इसके प्रति जागरूकता और बढ़ी है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इसके प्रति झुकाव बढ़ा है। अब जर्मनी, नीदरलैंड, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया में सामान जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बनारस की लकड़ियों के सामान पर पेंसिल से निशान लग के जर्मनी में भी जाते हैं, ताकि वहां के बच्चे हमारी परंपरा के अनुसार उसमें रंग भर सके। GI के हो जाने से थोड़ा सा ये फायदा हुआ कि लोग इसको वुडन टॉयज को पहले जानने लगे। वुडन को GI हुआ तो कुछ इसमें खासियत होगी, इसलिए उसका GI हुआ है। ठीक है, बनारस का वुडन टॉयज तो बहुत पुराना फेमस है, लेकिन GI होने के बाद में ये विश्व के पटल चला गया। और हम लोग का जो कुछ सैंपल था जो इसमें गूगल पर चला गया, तो लोग इसको जान लें कि ये बनारस का प्रोडक्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है ये। तो लोग इसको अभी हम लोग इसको प्रमोट किए। ग्लोबल एग्जीबिशन हमारा प्रगति मैदान में लगा, फिर बाद में हमने दिल्ली हाट में मास्टर एग्जीबिशन में हम गए। इसके बाद में फिर हम सूरजकुंड मेले में गए। इसके बाद में फिर हम सरस मेला बॉम्बे में, इसे बता रहा हूँ जो बहुत टॉप क्लास के मेले होते हैं। जैसे इंडिया का बहुत टॉप क्लास का हैंडीक्राफ्ट मेला होता है। इसके बाद लास्ट में मैं मार्च में गया था CCI क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मद्रास। अगर हम बनारस के लकड़ी के खिलौनों की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने यहाँ के लकड़ी के खिलौनों के साथ खेलकर अपना बचपन न बिताया हो। दूसरे शब्दों में कहें तो GI ने
जंग लगती इस कला को वापस निखारा है, जिसमें बहुत लोगों का सहयोग शामिल है। इस तरह से लोग इसको पुनर्जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की आजीविका को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि ये अद्भुत कला कहीं लुप्त न हो जाए। पहले ये खिलौने कोरैया लकड़ी से बनते थे, जो बड़ी ही आसानी से मिल जाती थी और इसमें और लकड़ियों के मुकाबले रंग भी ज्यादा चढ़ता था। पर सरकार द्वारा इसको बंद किए जाने से शिल्पियों को अब यूकेलिप्टस का प्रयोग करना पड़ रहा है। लकड़ियों को बड़े बड़े गट्ठर में लाके इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर घुमाने वाली मशीन कुन में डालकर आकार दिया जाता है। और इस तरह से सिंधौरा, लट्टू, बच्चों के झुनझुने, गुड़िया आदि बनाए जाते हैं। अब बारी आती है इन बेरंग से सामानों में रंग भरने की। रंगों का भी इस्तेमाल काफी अनोखे अंदाज में किया जाता है और ज्यादातर चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद उनमें चमक लाने के लिए ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता, जो पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं। इन रंगों की खास बात यह भी होती है कि इनमें कोई हानिकारक केमिकल्स नहीं होते। रंगों की इस प्रक्रिया में लाह एक बड़ी अहम भूमिका निभाती है। इसका भी इतिहास काफी पुराना है। इसका उल्लेख अर्थवेद और महाभारत से लेके 16वीं शताब्दी के आईने अकबरी में भी है। पेड़ों से प्राप्त लाह को सबसे पहले कोयले की आंच में नरम होने के लिए रखा जाता है और जब वे थोड़े नरम हो जाते हैं तब इनमें चटकीले रंग मिलाने की प्रक्रिया शुरू होती है। रंगों को अच्छे से मिलाया जाता है और जब वे ठंडे हो जाएं, तब उनको हाथ से फैलाकर पतली पट्टियों में काट लिया जाता है और इस तरह से बन जाती है लाह के रंगों से बनी रंगीन स्टिक्स, जो अब तैयार हैं किसी लकड़ी के सामान को रंगने के लिए। ये कलाकार न सिर्फ खिलौने बनाते हैं, बल्कि धार्मिक देवी देवताओं को भी आकार देते हैं। जिनमें उनकी मूर्तियों से लेके उनके वाहन तथा उनके अनेकों अवतार बनाए जाते हैं। इनको बनाने के लिए गूलर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और इसकी खास बात यह भी है कि इनमें रंग हाथों से भरे जाते हैं, प्राकृतिक ब्रश की सहायता से। और इस तरह से आते हैं अनेकों आकार, जो लोगों को आश्चर्यचकित करने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी देते हैं। पर इतनी अद्भुत कला कहाँ छुप कर रह गई थी? शायद ये हमारी ही आंखों का दोष था, जो हमारे सामने की इतनी रचनात्मक कला को न देखा और न शायद प्लास्टिक के खिलौनों के आगे महत्व दिया।